नज़ीर, दुनिया इस वक्त बड़ी खतरनाक मोड़ से गुजर रही है और क्राइसिस जो वो दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया जंगों की तरफ जा रही है। बहुत सारी ग्रेट गेम्स जारी हैं जो कि सब एक साथ सारे फ्रंट्स जो है वो कनेक्टेड हैं। ओवरऑल ये लड़ाई दुनिया के इक़्तिदार की है। तो दुनिया जो इस खतरनाक मोड़ से गुजर रही है, जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम वहां पर होता हुआ देख रहे हैं। तो दुनिया के दो बड़े दुनिया के कोने में मिल बैठे हैं। क्या उनकी मुलाकात कोई मुस्बत नतीजा लेकर आएगी? क्योंकि ये एक ऐसी अटेम्प्ट है कि जब दुनिया बड़ी जंग की तरफ जा रही है तो उससे पहले बैठकर जब उसको सुलझाया जाए। लेकिन अगर इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता तो फिर जो आगे रिजल्ट है वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक अल्टीमेट आखिरी अटेम्प्ट जो है वो की जा रही है। दुनिया की नजरें जो है वो इस मुलाकात के ऊपर लगी हुई हैं। अच्छा, इसी दरमियान मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में नज़ीर 31 अरब्स और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, जो नेतन्याहू की जानिब से जो ग्रेटर इजराइल की बात की गई है और जो एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स की बात की गई है उसके ऊपर 31 अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज, इसमें अरब लीग है, इसमें OIC है और GCC जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, इन्होंने जनाब अली कंडेमनेशन जारी की और बहुत सारी दीगर बातें भी की हैं, फलस्तीन आगे पीछे। तो समझ लें कि ओवरऑल यानी इस्लामी दुनिया और उनकी जितनी भी पावरफुल फोरम्स हैं, OIC, GCC, अरब लीग, उन सब की जानिब से ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। तो आप जरा अंदाजा करें कि नेतन्याहू की जानिब से जिस एरोगेंस के साथ ये बात की गई कि वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा, यानी ग्रेटर इजराइल से मुराद यह है कि मजीद लैंड कब्जे में ली जाएगी और जो ग्रेटर इजराइल है उसमें सारे का सारा जॉर्डन है। तो पहले तो ये बात हो रही है कि भाई फलस्तीनी किधर जाएंगे, तो फलस्तीनी जॉर्डन में जाएंगे। अगर जॉर्डन ही लेना है तो जॉर्डेनियंस किधर जाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि लैंड लेने से मुराद खाली लैंड नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि वहां के लोगों की एथनिक क्लिंजिंग करना, उनको वहां से निकाल देना, उनके साथ वही करना जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। तो एक शख्स जो वॉर क्रिमिनल है, यानी उसने अभी भी सबको जब वो आगे लगाया हुआ है, तो यहां पर अगर अरब ममालिक की जानिब से खास तौर पर, क्योंकि देखिए सारी लीडरशिप तो उनके हाथ में है, तो अगर अरब ममालिक और रीजन भी उन्हीं का है, अगर अरब ममालिक की जानिब से कोई सीरियस नोयत के इकदाम अब भी नहीं उठाए जाते, जब रोजाना फलस्तीन में लोग शहीद हो रहे हैं और अब नेतन्याहू यहां पर भी नहीं रुक रहा। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू कोई बाउंड्रीज नहीं देख रहा है, कोई बॉर्डर नहीं देख रहा है, क्योंकि इजराइल का कोई बॉर्डर अभी तय ही नहीं है। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसका भी बॉर्डर ही तय नहीं है कि उसके बॉर्डर जो है वो कहां तक होंगे। तो खाली जो कंडेमनेशंस हैं वो इजराइल को नहीं रोकेंगी। तो अगर अरब्स की जानिब से कोई ऐसे प्रैक्टिकल और कंक्रीट इकदाम नहीं उठाए, मिसाल के तौर पे जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो जो पीस एग्रीमेंट्स है इजराइल के साथ वो भी खत्म कर सकते हैं, इवन जो है वो टेम्परेरीली खत्म कर दिए जाए एक डेटर्नेंस दिखाने के लिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेशंस के ऊपर रहेंगे तो एक तो फलस्तीन में ये क्राइम्स जारी रहेंगे और दूसरा सीरिया में उनके बड़े डेंजरस प्रोजेक्ट्स हैं, लेबनान में उनके बड़े डेंजरस प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक्सप्लोजन तो हम देख रहे हैं, दीगर मुल्क जो है इसमें ड्रैग हो रहे हैं और ईरान को भी वो धमकियां लगा रहे हैं कि ईरान के ऊपर वो दोबारा अटैक करेंगे। तो इनको ये पहले बहुत देर कर चुके हैं, इनको पहले ही एक ऐसी एस्केलेशन कर देनी चाहिए थी कि जो एक डेटरेंस साबित होती और अमेरिका जो मजबूर हो जाता। लेकिन अब इन स्टेटमेंट्स के बाद अगर अभी ये कोई अमली इकदाम नहीं उठाते, कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाते और इवन सस्पेंड कर दें पीस एग्रीमेंट, जो कोई भी इस तरह का इकदाम, तो फिर सबके लिए मामला जो खराब होने वाले हैं। अरब वर्ल्ड की जो साइलेंस है वो सबके लिए यानी कि खौफनाक रिजल्ट्स जो वो लेकर आ सकती है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस को इनको चाहिए कि सपोर्ट करें बजाय कि उसके खिलाफ प्रोपेगेट करें। इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस के जो हमले हैं वो जारी हैं और खान यूनिस के अंदर इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है जिसमें इजरायली आर्मी की बड़ी कैजुअलिटीज जो हो सकती हैं। और इसी दरमियान जो अली लरजानी है उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस इज अ ग्रेट एसेट फॉर द रीजन, यानी उसका ताल्लुक किसी एक मुल्क के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ लेबनान के साथ नहीं है, बल्कि वो पूरे रीजन का एसेट है। तो जो पूरे रीजन का एसेट है तो वो सारे मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें एक लेबनीज गवर्नमेंट एक साइन करके उसको जब वो डिसआर्म कर दे, क्योंकि उससे ओवरऑल जो रीजन का बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान जो है आलमी अदालत से एक बड़ा इकदाम मुतवक्के है ICC से। ICC जो है वो पहली बार अपार्थाइड प्रोसिक्यूशन जब वो इजराइल की करने जा रही है, उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब सिर्फ जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने इसको फाइल करना है अदालत में। अगर वो फाइल कर देते हैं तो ये अपनी नौयत का एक वाहिद इकदाम होगा इजराइल के खिलाफ। इजरायली मिनिस्टर्स कुड फेस फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन ऑफ अपार्थाइड US सैंक्शंस थ्रेटन केस। अच्छा, वहां पर दबाव यह है कि अमेरिका चूंकि सैंक्शंस ऑलरेडी लगा चुका है और मजीद इससे ज्यादा सख्त सैंक्शन लगा सकता है, तो ये रुकावट बनी हुई है। लेकिन वो साथ साथ अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, उसको वो मुकम्मल कर रहे हैं। अरेस्ट वारंट एप्लीकेशंस अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट इजरायली मिनिस्टर्स बेन गवेर, समूत्रिच और अदर्स, इनके ऊपर अपार्थाइड चार्जेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं बट रिमेन अनसबमिटेड एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट amid fears of US sanctions and external pressure। जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो एविडेंस है, जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी सबमिट नहीं करवाया गया। और सबमिट क्यों नहीं करवाया गया है? क्योंकि अमेरिका का खतरा है, सैंक्शंस की धमकियां, प्रेशर, वो सारा है। तो एप्लीकेशन जो है वो फाइनलाइज हैं
और करंटली आईसीसी के जो 2 डेप्टी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके हाथ में ये है। इफ द वारंट्स आर इशूड दे वुड मार्क द इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन ऑफ द अपार्थाइड। अगर वो सबमिट इसको करवा देते हैं, जो कि वो किसी भी वक्त करवा सकते हैं, क्योंकि आलमी अदालत को जो सैंक्शंस हैं, देखिए प्रेशर तो है, लेकिन कई बार इजराइल ने कहा कि उनके जो वारंट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाए, लेकिन आलमी अदालत ने सस्पेंड नहीं किया, तो प्रेशर के बावजूद वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो ये एक इस चीज का भी एविडेंस है कि इन फ्यूचर जब यहां पर सीजफायर हो जाएगा तो फिर जो उसका फॉल आउट आएगा उसमें ये बहुत सारा जो अकाउंटेबिलिटी है वो इजराइल की होगी। तो वो किसी भी वक्त जब वो सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद जब इनके अरेस्ट वारंट्स भी जारी हो सकते हैं, ये एक बड़ा वाकया होगा। जॉर्ज गैलवे जो कि बर्तानिया की मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने कहा जो बेन गवर जेल में गया है और मरवान बरगोती को वहां पर धमकियां लगाई और कहा कि हम सबको जब वो मार देंगे, तो उन्होंने कहा कि 2-4 हेडलाइंस हैं। उन्होंने कहा कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो बेन गवर है इसको उन्होंने नाजी कहा और ही हैज साइंड हिज ओन इटर्नल डेथ सेंटेंस yesterday when he invaded the cell of Palestinians Nelson Mandela. I think I have never seen this display of supremacism and fascist arrogance. और Palestinian hero will come back to haunt him in his life and in the next. ये जो मरवान बरगोती हैं ये सबसे मकबूल तरीन फलस्तीनी लीडर हैं। इवन बाइडन के टाइम में जब ये सीजफायर एफर्ट चल रही थी और ये था कि बस सीजफायर होने जा रहा है, तो इनका नाम एज वजीर आजम के तौर पर भी लिया जा रहा था कि वो आकर जब तो इनको ये यानी फलस्तीनियों के नेल्सन मंडेला हैं, इतने ज्यादा ये फेमस हैं। तो जॉर्ज गैलवे कह रहे हैं कि असल में इसने वहां पर जाकर जो हरकत की है, ये इसने अपने जो डेथ सेंटेंस है उसके ऊपर इसने साइन किए। अच्छा, जो लेबनान का क्राइसिस है वो बहरहाल आगे बढ़ रहा है और खौफनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने धमकी लगाई है, उसने कहा है कि जो लेबनान का प्रेसिडेंट है और लेबनान का प्राइम मिनिस्टर है और लेबनीज जो गवर्नमेंट है ये डायरेक्टली रिस्पांसिबल है जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ, जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ, यानी वो सीजफायर एग्रीमेंट जिसकी इजराइल ने 24 घंटे में उसको तोड़ दिया था और आज तक वहां पर डेली बमबारी होती है। वो कह रहे हैं कि ये सीजफायर अगर टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी लेबनान की गवर्नमेंट के ऊपर होगी, लेबनान के सदर के ऊपर होगी। अच्छा, अब ये क्या मामला है और इजराइल इस मौके के ऊपर ये बयान क्यों जारी कर रहा है? चूंकि हिजबुल्लाह ने कह दिया कि वो हथियार नहीं डालेंगे और चाहे ये मामला किसी भी तरफ चला जाए, चाहे सिविल वॉर की तरफ चला जाए, जो कि हिजबुल्लाह आखिरी दम तक नहीं चाहती है, लेकिन अगर इसी हरधर्मी की वजह से मामला उस तरह भी चला जाए, तो जो इजराइल इस वक्त ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है वो लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है कि वो मजीद इकदाम उठाए हिजबुल्लाह के खिलाफ। अच्छा, अगर लेबनीज स्टेट हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह आगे से कह रही है कि हम तो किस सूरत हथियार डालेंगे, तो फिर क्या करेगा कि इजराइल अपने हमले एस्केलेट कर देगा और कहेगा कि देखो हम तो पहले कह रहे हैं कि जिम्मेदार लेबनीज गवर्नमेंट है, वो हिजबुल्लाह को डिसार्व नहीं कर रही, तो हमारे पास ये लेजिटिमेसी है कि हम लेबनान के ऊपर अटैक करें। अच्छा, तो बुनियादी जो मसला यहां पर हुआ है, जो बुनियादी गलती की है वो लेबनीज गवर्नमेंट ने ये की है कि जो उन्होंने अमेरिकन प्रपोजल को अप्रूव किया है वो उनकी बुनियादी गलती थी। इससे उन्होंने इजराइल के लिए नए दरवाजे खोले हैं एग्रेशन के। उनको बुनियादी तौर पर यह इक्वेशन माननी ही नहीं चाहिए थी कि वो अमेरिकन प्रपोजल को जब वो अप्रूव करते। तो इसलिए देखिए ना, पहले तो उनको यह मनवाना चाहिए था कि इजराइल यहां से विड्रॉ करे, और जब लेबनीज गवर्नमेंट ने अमेरिका को यह कहा कि इजराइल रोज यहां पर बॉम्बिंग करता है, तो अमेरिका ने कहा इससे हमारा क्या लेना देना है, हमें ये क्यों बताया जा रहा है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर जो फेलियर है वो लेबनीज गवर्नमेंट का है कि उसने नए दरवाजे खोले। तो लेबनान का क्राइसिस जो है वो हमें एक बड़े एक्सप्लोजन की तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की सूरत सरेंडर नहीं कर सकती क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो पूरे रीजन के साथ है और इजराइल यही तो चाहता है कि पूरे रीजन को जब वो डिसार्म करे, और जैसा कि वो नहीं कर सकते तो इजराइल कह रहा है कि हम तो बॉम्बिंग जब तेज करेंगे। तो यहां पर बुनियादी गलती लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो कर बैठी है, क्योंकि इजराइल जैसे शातिर और बेरहम एक एंटिटी के सामने आपको ऐसे इकदाम नहीं उठाने चाहिए। इसी दरमियान आप देखिए हैरेट्स क्या रिपोर्ट कर रहा है। मीनवाइल इन द वेस्ट बैंक एवरी इजरायली सोल्जर डज व्हाटएवर ही वांट्स। इजरायली सोल्जर जो है वेस्ट बैंक में इतना ज्यादा उसके पास अथॉरिटी है कि वो जो मर्जी करना चाहे, यानी फलस्तीनियों को मार दे, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करे। द ओनली चाइल्ड प्रिजन जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो वेस्ट बैंक में है, वो इजराइल में, ठीक है ना। चाइल्ड प्रिजन जो है वो जिस तरह से इन्होंने वहां पर बच्चों को जब गिरफ्तार किया हुआ है और जिस तरह से यानी बच्चों को स्नाइपर बकायदा जब गोलियां मारते हैं, और गजा में ऐसे बहुत सारे वाकयात जब हुए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले इजराइल ने जो है वो जो जहां पर फलस्तीनी टेंट्स लगाकर बैठे हुए हैं, जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट बॉम्बिंग की है। यानी चूंकि आज ज्यादा फोकस उधर अलास्का में है कि वहां पर क्या हो रहा है, सारी दुनिया का मीडिया भी उधर फोकस कर रहा है, तो इन्होंने यहां पर बॉम्बिंग इस तरह से तेज कर दिया कि बकायदा बराह रास्त टेंट्स के ऊपर बॉम्बिंग जो है वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखना कि अरब्स और इस्लामिक वर्ल्ड और ओआईसी और अरब लीग और जीसीसी ये सिर्फ जो है वो अगर अभी भी स्टेटमेंट्स तक ही रहते हैं जब रोजाना वहां पर लोग मारे जाते हैं, और बॉम्बिंग की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, और बहुत सारी डिजीजेस फैल रही हैं, बहुत सारा, यानी कि अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक जो हैवी पेन किलर हैं वो भी अब वहां पर असर नहीं कर पा रही, यानी इतना ज्यादा वो मामला बिगड़ गया। तो इसलिए अब सिर्फ कंडेमनेशन से नहीं बल्कि मजीद आगे बढ़ना होगा। अब इसी दरमियान टर्की जो है वो अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक
अपनी जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो ताकत है उसको बढ़ा रहा है। अभी अफ्रीका के लीडर जो है वो टर्की पहुंचे हुए थे और इवन यहां साउथ एशिया में भी उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अभी आज ये खबर सामने आ रही है कि रोमानिया, ये यूरोप का कंट्री है और मोल्डोवा, यूक्रेन के साथ मोल्डोवा है, मोल्डोवा के साथ रोमानिया है और इसकी बहुत अहमियत है, जो कि ब्लैक सी के साथ है। और मोल्डोवा में नेटो जो है वो अपना फ्रंट लाइन बेस रशिया के खिलाफ कायम कर रहा है, तो इसकी बहुत है। रोमानिया जो है उनका मुआहदा हो रहा है टर्की से। रोमानिया वांट्स टू एक्सपैंड ब्लैक सी टास्क फोर्स विद टर्की एंड बल्गारिया। और टर्की ने अभी इटली के साथ मेडिटेरेनियन सी के हवाले से कुछ कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग जो साइन की है और अभी वो ब्लैक सी में रोमानिया और बल्गारिया के साथ कर रहे हैं। तो बात यह है कि और फिर उनकी जो एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री है टर्की की, इस वक्त यूरोप में सबसे ज्यादा एडवांस जो इंडस्ट्री है वो टर्की की है, वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। इवन यूक्रेन में बहुत सारे ड्रोन है वो टर्की के इस्तेमाल हुए हैं और पहला इस्लामी मुल्क है टर्की जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी बना रहा है। सो इन्फ्लुएंस तो उनका बहुत है और यूरोप के साथ इस वक्त उनकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत है और जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है उसमें यानी कि टर्की का बहुत रोल है। और इवन नेटो की सेकंड जो लार्जेस्ट फोर्स है वो फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन नहीं है, बल्कि वो टर्की है। इन नंबर्स टर्की के पास सबसे ज्यादा फौज है अमेरिका के बाद। तो इन्फ्लुएंस इनका बहुत है, सुबह शाम इनके यूरोपियन से राब्ते होते हैं, अमेरिकन से होते हैं, रशियन से होते हैं। तो लेकिन क्या ये इस इन्फ्लुएंस को गजा में बमबारी रुकवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अभी तक इसमें टर्की भी फेल हुआ है। अच्छा, यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है बड़ी दिलचस्प साउथ ईस्ट एशिया में। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, इनकी जनाब एक इनफॉर्मल मीटिंग जब हुई है। अब देखना कि थाईलैंड में जंग और वो सारा मामला हुआ और यहां पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नेटो आ रहा है और नेटो अपना ऑफिस यहां पर खोलना चाहता है। तो चाइना जो है वो साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस इस तरह से बढ़ा रहा है। और साउथ चाइना सी में जिस तरह से अमेरिकन वॉरशिप्स को वहां से निकाला गया, वो भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाकया है कि अमेरिकन वॉरशिप्स भी अब वहां पर टिक नहीं रहे हैं, बल्कि चाइना उनको वहां से निकाल रहा है। और यहां साउथ ईस्ट एशिया में 4 जो यानी चाइना इनके साथ जो मीटिंग कर रहा है। तो अमेरिका बहुत ज्यादा बिजी है नेतन्याहू के साथ और गजा में, और तो चाइना चुपके से अपना काम जो है वो आगे कर रहा है। अभी वहां पर यानी एक तो रोबोट उनकी इंडस्ट्री जब वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। और इसके साथ जब अभी वो एक वैक्यूम हाई स्पीड ट्रेन भी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं और वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगी। और जैसे एक जहाज जो है वो फ्लाई करता है इसी स्पीड के साथ, तो वो फासला जो 6 घंटों का है वो 9 मिनट में रह जाएगा, ठीक है ना। तो उनके बड़े से बड़े शहर वो इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो जो फासले 4 घंटे के हैं, 6 घंटे के, 10 घंटे के, वो चंद मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इतने रह जाएंगे। तो वो ऐसी एक भी ट्रेन यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करती है, अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चाइना वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो भी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है, लेकिन चूंकि उनका पैसा जंगों में बहुत ज्यादा जा रहा है और इन पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा गया है जब चाइना अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था। चाइना तो अभी ये पिछले 30 साल में खड़ा हुआ है। इससे पहले तो चाइना क्या था, ये सिर्फ 30 साल के अंदर जब वो चाइना खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपनी पैसा जो है वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में और अपग्रेडेशन के ऊपर। और चाइना जो है वो 1-2 साल में सरपास कर जाएगा अमेरिकन इकोनॉमी को। और ये बात ध्यान में रखें कि चाइना की जो फौज है वो अमेरिका से बड़ी है, यानी अमेरिका से इन नंबर सबसे बड़ी फौज चाइना की। और ऑन प्लेनेट अर्थ ये दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है जो चाइना ने बनाई है, सबसे ज्यादा नंबर्स में। तो इधर देखते हैं कि वो मुलाकात का क्या बनता है। लेकिन देखें यूरोप अगर वो रशिया की बात मानते, जंग तो तभी रुकेगी ना कि जब रशिया की बात मानी जाएगी। तो अगर रशिया की बात मानी जाएगी तो यूरोप इसको कबूल नहीं करेगा। अगर वक्ती तौर पर कर भी लेगा तो ओवरऑल रशिया की सुप्रीमेसी को कबूल नहीं करेगा। तो अल जजीरा के मुताबिक यूरोप ये इस बात को कबूल कर रहा है, यानी इस बात को अब समझ रहा है कि द वॉर इज कमिंग। यूरोपियंस आर फोर्टिफाइंग हाउ यूरोप ब्रेसिंग फॉर पॉसिबल अटैक। वो इस बात को अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जंग होकर ही रहेगी। रशिया की जो जंग है यूक्रेन में और अदर यूरोपियन कंट्री जो है वो टेकन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रशियन अटैक। अच्छा जी, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जो माजी में सोवियत यूनियन ही का हिस्सा हुआ करती थी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो कि बॉर्डर भी शेयर करती हैं रशिया के साथ और बेलारूस के साथ। देखें बेलारूस भी तो न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है, वहां पर ऑर्शनिक मिसाइल जब डिप्लॉय कर रहा है और बेलारूस ने कहा कि हम जंग की बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। तो ये 3 कंट्रीज इन्होंने बाल्टिक डिफेंस लाइन प्रोग्राम जो है वो ये अनाउंस किया है, जिसमें एंटी टैंक बैरियर्स हैं, बंकर्स हैं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए ना, पोलैंड, जर्मनी, ये सारे ममालिक जो है न्यूक्लियर बंकर जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये तेजी के साथ ये बना रहे हैं। तो ये वाले ममालिक ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनको लगता है कि द वॉर इज कमिंग। फिल वक्त अगर यूक्रेन की जंग पॉज हो भी जाएगी तो वो मसला वहीं का वहीं रहेगा, मसला खत्म नहीं होगा। इसलिए जंग ने एक ना एक दिन जब वो होना ही है। यूरोपियन एट लार्ज इस खौफ में है कि ये मामला सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहेगा,
व्हाट इज एट स्टेक इज यूरोपियन सिक्योरिटी। देखें, अब आप देख रहे हैं कि यूक्रेन तो कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता, तो फिर ये क्यों यूक्रेन को लड़वाते चले जा रहे हैं कि रशिया कोलैप्स हो जाए, जैसे अफगानिस्तान की जंग की वजह से हो गया था। भाई यूक्रेन तो कभी भी नहीं जीत सकता रशिया से। ओवरऑल जब ये मामला है यूरोपियन सिक्योरिटी का, इसीलिए आप देखें कि जंगें शुरू करवाना आसान होता है लेकिन खत्म करवाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जबरदस्ती की जंग है जो उन्होंने छेड़ी, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे रोकें। और पोलैंड और फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं अंडरस्टैंड दैट देयर सिक्योरिटी इज एट स्टेक, सो यूरोपियंस आर फोर्टिफाइंग। अब वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे यानी कि इकदाम जब वो उठा रहे हैं। और इसके साथ आप देखें ना कि नेटो, देखें अब रशिया ये कह रहा है कि नेटो विड्रॉ करे। ये जो सारे ममालिक हैं, पोलैंड और ये सारे ईस्टर्न यूरोप के मालिक हैं, वहां से रशिया की शर्त यह कि नेटो की फोर्सेस निकलें। अगर नेटो की फोर्सेस निकल जाएंगी तो जाहिर है कि इससे बैलेंस ऑफ पावर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और यूक्रेन के हवाले से जो बुनियादी शर्त है वो रशिया की यही है कि नेटो की एक्सपेंशन रुकेगी और ये पीछे हटेंगे तो ही हम जंग रोकेंगे। तो जंग अगर रुकेगी तो एक पॉज तो आ जाएगा, क्योंकि उसमें यूरोप को बहुत बड़ी डिफीट होने वाली है और जाहिर है कि यूरोप इस डिफीट को कबूल नहीं करेगा, इसलिए वो तेजी के साथ बड़ी जो असलहा फैक्ट्रीज हैं वो लगाते चले जा रहे हैं। तो यूक्रेन की जंग जो है वो डिजास्टर ऑलरेडी साबित हुई है और अब भी इसका कोई पुरअमन और फॉरएवर सॉल्यूशन जो है वो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये होगा। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो चाइना ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर केस किया अगेंस्ट कैनेडियन टैरिफ ऑन स्टील एंड गुड्स ओवर न्यू स्टील एंड टैरिफ, डिनाउंसिंग देम एज प्रोटेक्शनिस्ट। अब आप देखना कि अमेरिकन टैरिफ का मामला सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, बल्कि चूंकि जो दुनिया की सप्लाई है वो मुख्तलिफ मुल्कों में रीडायरेक्ट हो रही है। जो सामान अमेरिका जाना था वो अमेरिका नहीं जा रहा, अब कनाडा जा रहा है, तो कनाडा में ओवर सप्लाई हो रहा है, तो इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसलिए इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर आएंगे। अब चाइना और कनाडा का फटा पड़ गया है कि वो कनाडा ने मजीद टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर लगा दिए, और वो लगाए इसी वजह से है कि चूंकि अमेरिका ने बड़े हैवी टैरिफ जब वो स्टील और इसके ऊपर लगा रखे हैं, तो वहां पर वो जो उनकी सप्लाई जा रही थी वो रीडायरेक्ट हो गई है यूरोपीय यूनियन, कनाडा, इन ममालिक के ऊपर। तो वहां ऑलरेडी एक सप्लाई जा रही थी, लेकिन वो अमेरिकन जो सप्लाई थी वो भी इधर रीडायरेक्ट हो गई, तो वो ओवर सप्लाई हो गई, तो इसलिए वो उसको टैरिफ लगा रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे जब तक एक ऐसी डील जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, अगर वो नहीं की जाती तो दुनिया में क्राइसिस बढ़ेगा और ये तिजारती जंग बहुत सारी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी तरफ लीड करेगी। और मिडिल ईस्ट में अभी तक कोई सोल्यूशन जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हम राज लगा करें। अल्लाह हाफिज़।